पहले तो इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड की पूरी टीम को, कुणाल इंडस्ट्रीज़ की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई। बहुत एक अच्छा आपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जहाँ पे सारे व्यापारी, स्टूडेंट्स, वाइंडर्स, इलेक्ट्रिशियंस, सभी को, मैन्युफैक्चरर्स, सभी को एक प्लेटफॉर्म दे एकत्रित होने का, जो कि बहुत कम हो पाता है। तो एक बहुत अच्छा प्रयोग है आपकी तरफ से। एंड आगे आने वाले ऐसे और चैप्टर्स आप करें, इसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कुणाल इंडस्ट्रीज़ हम लोगों ने स्टेब्लिश किया था 1992 में पांडुरना में। पांडुरना एक छोटा सा तहसील हुआ करता है छिंदवाड़ा में, जो अब डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो पहले चैलेंजेस की बात करते हैं। पहले हम लोग ट्रेडिंग लाइन में थे, फिर वहाँ से हम लोगों को लगा कि मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए। ट्रेडिंग पांडुरना में की है तो मैन्युफैक्चरिंग भी पांडुरना से करते हैं। तो सोच तो लिया था कि मैन्युफैक्चरिंग पांडुरना में करनी है, पर जब पता नहीं था कि इतनी सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ेगी। उस टाइम पे पांडुरना में ट्रांसपोर्ट नहीं होता था अवेलेबल, और पूरे नेशन को सप्लाई करना था। ट्रेडिंग में तो सिर्फ आपको लोकल एक जगह पे सप्लाई करना है। तो समझ में आया कि ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत लगेगी, तो ट्रांसपोर्ट को स्टैब्लिश किया। नागपुर में ऑफिस स्टार्ट किया। फिर नागपुर से भी पता चला कि पूरी कंट्री में नहीं सप्लाई कर सकते, तो इंदौर में सप्लाई किया। इंदौर में खुद का डेपो स्टार्ट किया कि वहाँ से एमपी को केटर कर सके, और पूरे कंट्री में इंदौर से सप्लाई करना पॉसिबल लगा। तो ये एक तो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड बहुत बड़ा चैलेंजेस था। दूसरा, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। उस टाइम पे पांडुरना और एमपी की स्थिति ऐसी थी, लाइट रहती कम थी, ज़्यादा थी। रहना तो बहुत मिनिमलिस्टिक रहता था यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिसिटी को लेके बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मैन्युफैक्चरिंग का। उस टाइम पे 92 वगैरह में आप देखोगे तो छोटी जगह पे तो कम्युनिकेशन को भी लेके बहुत प्रॉब्लम था। कई बार तो अगर आपको कुछ, उस टाइम पे ये होता था कि जो कॉपर है, कॉपर में एक चीज़ है कि कॉपर में प्राइजेज इंटरनेशनल चलते हैं। हमारा देश तो कॉपर प्रोड्यूस करता नहीं है, तो कॉपर का प्राइस जानकारी प्राप्त करने के लिए भी हमको एक बंदा नागपुर भेजना पड़ता था कि वो वहाँ से कुछ कॉल लगा सके और पता कर सके कि भाई आज का कॉपर का प्राइस क्या चल रहा है। और आज तो स्थिति ऐसी हो गई कि हर मिनट में कॉपर का प्राइस चेंज हो रहा है। उस टाइम पे डे प्राइजेस हुआ करते थे। तो ये एक चैलेंज था कि टेली कम्युनिकेशन की लाइंस नहीं थी, इंटरनेशनली सप्लाई करना या कहीं बात करना तो एक आईएसडी कॉल करने के लिए नागपुर जाना पड़ता था। एसटीडीज़ की प्रॉब्लम हो करती। तो शुरुआत के चैलेंजेस ऐसे थे जो छोटी जगह पे कई गुना ज़्यादा होते हैं, बट धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा। आज एमपी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, छोटी जगह पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा पहुंचा हुआ है। तो ये चैलेंजेस थे। अब बातें करते कि फ़ायदे क्या थे। फ़ायदे ये थे कि एक छोटी जगह होने से आपको वर्कफोर्स डेडिकेटेड मिलती है, जो आपके साथ में एक ऑनेस्टली टिकी हुई रहती है। तो आपको अच्छे वर्कफोर्स मिलना एक थोड़ा सा आसान काम होता है। लेकिन उसके साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि वो लोग स्किल्ड नहीं होते हैं। उनको स्किल्ड करने के लिए आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बट उनका फ़ायदा ये होता है कि वो लोग बहुत ऑनेस्ट और बहुत डेडिकेटेड होते हैं आपके साथ में। तो आज मेरी कंपनी में हमको गर्व है कि हमारी कंपनी 92 में शुरू हुई थी, और ऐसे कई लोग हैं जो 92 से लेकर आज तक के हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये विशेषता होती है छोटी जगह की, जो आपको बड़ी जगह में बहुत मुश्किल से मिलेगी, कि रिटेंशन बहुत अच्छा रहता है वर्कफोर्स का। तो ये एक फ़ायदा था। स्टैब्लिशमेंट कॉस्ट कम थी क्योंकि छोटी जगह थी, स्टार्ट करने के लिए कॉस्ट कम लगी। बट ये है कि दोनों चीज़ों का मिश्रण होता है। डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करने में काफ़ी टाइम लगता है छोटी जगह से। वैसे देखा है तो बेसिक प्रश्न, मेरे को पहला प्रश्न कुछ और करना चाहिए, पर मैं बच्चों को देख के थोड़ा सा ऐसा लगा कि सबसे पहला प्रश्न उनके लिए हो जाए। बेसिकली सबसे थोड़ा सा परिचय दीजिए, और आप दूसरी पीढ़ी हो बिजनेस की, तो वो भी एक इन सब के लिए रहेगा कि दूसरी पीढ़ी के का जब आप बिजनेस हाथ में लेते हो तो आपको क्या होता है, जमा जमा तो काम मिलता है, पर कई चीज़ें ऐसी होती कि नए ज़माने के लिए सबको तैयार करना। तो आप इसको कैसे डील करते हैं, और उसके क्या क्या मतलब आपका वर्किंग स्टाइल क्या रहता है? ये अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। आज की जनरेशन से काफ़ी कोरिलेट भी होता है। तो इसमें भी अगेन प्लस होते हैं, माइनस होते हैं, दोनों चीज़ होती है। मेरे फादर ने स्टेब्लिश की थी कंपनी 92 में, एंड मैंने ज्वाइन किया इसे 2013 में। तो ऑलमोस्ट 10 साल हो गए मुझे ज्वाइन किए हुए। तो चैलेंजेस ये होते हैं कि इतना पुराना जब वर्कफोर्स होता है, उनके साथ में उसी तरीके का अटैचमेंट रखना और उस चीज़ को शिफ्ट करना, क्योंकि आप एक नए आइडियाज़ के साथ में आए हो, तो एक बहुत हार्ड होता है। क्योंकि आप बाहर की दुनिया देख कर आए हो, आपको एकदम से आके चेंजेस करने हैं, तो एकदम से नहीं हो पाते। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि कंपनी का जो वैल्यू सिस्टम है उसको पकड़ के रखना बहुत ज़रूरी है। कल्चर जो पहले से बना के आया है उसमें आपको भी अडॉप्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने कुणाल इंडस्ट्री में शुरू से एक वैल्यू सिस्टम लिखा है कि हमारे यहाँ पे जो वर्कफोर्स होती है, आज 100 से लोग वहाँ अधिक लोग वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते हैं, तो इनको हम एक पूरे परिवार बना के रखते हैं। तो वो एक फैमिली ओरिएंटेड वैल्यूज़ देना बहुत ज़रूरी है। हमारे फादर ने हमें हमेशा एक चीज़ सिखाई है, चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, आपके लिए वो रिस्पेक्ट आगे के लिए रखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है।
तो नई जनरेशन से जब हम आते हैं तो हमको ये चीज़ का ध्यान देना है कि हम लोग इक्वली रिस्पेक्ट करें जो आपके पुराने एम्प्लॉयज़ है, जो आप चेंजेस ला रहे हैं वो कल्चरल शिफ्ट आप थोड़ा धीरे धीरे लेकर आए, जिससे सब लोग आपके साथ होके चल सके। तो ये चैलेंजेस होते हैं जब आप जमाया काम लेते हैं। आज हमारे बीच में सुबह इनके कॉलेज के डीन पराड़कर सर थे, तो उन्होंने एक किसानों के साथ से बताया था कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आप जो वर्क फोर्स की बात कर रहे हो तो वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, क्योंकि काम लेबर मिल भी नहीं रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है। तो ऑटोमेशन की तरफ धीरे चीज़ें शिफ्ट हो रही है। एग्रीकल्चर जो सबसे मुश्किल था उसमें भी ऑटोमेशन का काम बहुत बढ़ गया है। अब हर चीज़ के लिए मशीन्स आ गई है। और अभी जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखते हैं आपकी, तो मैंने वहाँ पर भी देखा कि जहाँ 100 लोग लगते थे वहाँ 5-5 लोगों से काम हो रहा है, इतना ऑटोमेशन हो गया है। और एआई एक नया ही चीज़ आ गया है जिसकी वजह से और भी मैन पावर कम होते जा रहा है। तो आपकी कॉपर लाइन के अंदर इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है और या क्या नया ऑटोमेशन उसमें आ रहा है? हर एक लाइन है उसमें ऑटोमेशन को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने एग्रीकल्चर में बताया, तो हम लोग रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी मेरी एक कंपनी है जो डील करती है। तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण है कि भाई जैसे कि आजकल जो इरिगेशन का सिस्टम है वो धीरे धीरे ऑटोमाइज होते जा रहा है। आप सॉइल सेंसर्स लगा लो, मॉइस्चर बेस्ड सेंसर्स, की वो सॉइल का मॉइस्चर अपने आप रीड करेगी एंड जब ज़रूरत होगा अपने आप इरिगेशन सिस्टम्स ऑन हो जाएगी, ड्रिप्स अपने आप ऑन हो जाएगी, अपने आप जैसे मॉइस्चर एक लेवल के ऊपर जाएगा तो वाटर इरिगेशन बंद हो जाएगा, आप ऑटोमेटेड फीड कर सकते हो। तो वर्कफोर्स वहाँ पे ऑटोमेटिकली कम हो गई। दूसरा, क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव हो गया कि आपको जितना पानी देना चाहिए था आपने उतना दिया, उससे आपकी क्रॉप सही तरीके से डेवलप होगी। तो ये एग्रीकल्चर रिलेटेड हो गया। वैसे कॉपर भी इससे छूटा हुआ नहीं है। हर मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन धीरे धीरे इंक्रीज हुआ ही है। वर्कफोर्स की जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट रहनी है, उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हम लोग कम्प्लीटली, बट ये कि क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया जा सकता है। जैसे कि अब अगर आप कॉपर की लाइन में देखोगे तो हमारे यहाँ एक प्रोसेस होती है जिसको अनिलिंग प्रोसेस करके बोलते हैं, जो हम कॉपर को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। कॉपर बाय नेचर हार्ड होता है। जैसे आप इलेक्ट्रिकल वायर देखते हो तो वो टर्न्स हो जाती है कैसे भी, तो हम बाइंडिंग वायर्स बनाते हैं। बाइंडिंग वायर्स में एक रिक्वायरमेंट होती है कि वो अच्छे से सॉफ्ट रहनी चाहिए, क्योंकि बाइंडिंग करने के लिए मोटर में बहुत छोटी जगह होती है। तो पहले ये होता था कि हम लोगों को एनिलिंग करने के लिए उसको हम एक पॉट प्रोसेस होती थी, उसको पॉट में रखते थे, उसको टेम्परेचर देते थे, तो वो पॉट खुलता था 2 दिन बाद, यानी कि 48 आवर्स का उसका टाइमिंग होता था पॉट में रहने का। तो आप देखिए कितना लंबा स्पैन हो गया, जितने टाइम तक के कॉपर आपका एंगेज है, आप एक दिन डाल रहे हो, वो रॉ मटेरियल आपको 3 दिन बाद मिल रहा है एक ही प्रोसेस से यूज़ करने के लिए। अब आज के लिए उसके लिए ऑटोमेटेड मशीन्स आ गई है। तो ऑटोमेटेड मशीन्स में हो रहा है कि कंप्लीट लंबी लंबी फर्नेसेस होती है जो कि पीएलसी ड्रिवन होती है। आप टेम्परेचर सेट कर लो, आप उतने टेम्परेचर से वो फर्नेसेस से कॉपर को पास करो और पैरामीटर्स डाल दो कि हमें इतने सॉफ्टनेस चाहिए करके, तो आप एक तरफ से उसे इनपुट देंगे और आउटपुट में आपको वो रिजल्ट मिलते जाएगा। एंड वो आपके लिए क्या हो गया, आपने दिया 1 घंटे में आपको कॉपर रेडी हो गया दूसरी प्रोसेस में जाने के लिए। तो आपकी एक तो इन्वेंट्री कॉस्ट रिड्यूस हो गई वहाँ पे। एक पॉट डालने के लिए आपको जो वर्कफोर्स लगती थी उतनी ही वर्कफोर्स आपकी ये मशीन भी चला रही है। तो एक पॉट में आप 1 टन माल डाल सकते थे, दिन भर में ये मशीन आपको मल्टीपल टाइम्स प्रोडक्ट दे रही है, तो आउटपुट भी इंक्रीज हो गया। क्वालिटी ऑफ वर्क पे भी कंट्रोल आ गया। ट्रेडिशनल प्रोसेस में आपके हाथ में नहीं रहता था कि अंदर से मटेरियल क्या निकलेगा, इसमें आप पैरामीटर पहले से ही फीड करके डाल रहे हो। तो ऐसी कई प्रोसेस है जहाँ पे ऑटोमेशन ने अपना काम दिखाना शुरू किया एंड आगे चल के चीज़ें बढ़ने वाली है। तो चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो या कुछ भी हो, आपको टेक्नोलॉजिकली एडवांस रहना बहुत ज़रूरी है अगर आपको कॉम्पिटिटिव रहना है मार्केट में। तो ये बात जो है वो मेरी भी किसी से हुई थी, तो यही बात निकली थी कि जो एआई आ गया है और ऑटोमेशन आ गया है तो उससे बेरोजगारी बढ़ रही है वगैरह। लेकिन उसके दूसरा पक्ष सबसे बड़ा यही है कि पहले जो है, मान लो एक पाइप की फैक्ट्री है, यदि 1 घंटा गलत पाइप चल गया तो वो जो नुकसान होगा वो रिसाइकलिंग होता है मानते हैं, पर वो 1 घंटे की मशीन और वो जो प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी गिरेगी इसलिए उसको फिर इम्प्रूव करना, वो जो नुकसान है वो ऑटोमेटिक सिस्टम या एआई की वजह से वो बचता है। तो सिर्फ वर्क फोर्स कम होता है वो तो है ही, ठीक है, क्वालिटी मिलती है और आपका काम का परफेक्शन बढ़ता है, जो सबसे बड़ा उसका उपयोग है, मुझे ऐसा लगता है। इसमें मैं एक चीज़ बताऊंगा, वर्कफोर्स कम होती है लेकिन ये जो एक डाउट है लोगों की भाई ऑटोमेशन एक्सेप्ट करने से बेरोजगारी बढ़ जाएगी, ये कम्प्लीटली ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज हमारी जो इकोनॉमी है वो जिस स्केल पे डेवलप कर रही है वहाँ पे वर्कफोर्स की नीड तो हर दिन बढ़ रही है। प्रॉब्लम ये है कि आप अपने आप को स्किल्ड नहीं बना रहे हो कि वो वर्कफोर्स में अडॉप्ट हो सको। तो पहले अगर आपका काम हमाली का हुआ करता तो आप बोलोगे कि इतने हमाल लगेंगे, तो वो गलत है। आपको स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, अनस्किल्ड की कम है। प्रॉब्लम ये है। तो लोगों को ये लग रहा है कि लेबर को रिप्लेसमेंट हो जाएगा मशीनरीज से, ये बिल्कुल भी नहीं है।
प्रॉब्लम ये है कि अपने को अपग्रेड करना पड़ेगा, खुद को स्किल सेट लाना पड़ेगा। वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट बहुत है इंडस्ट्री में आज की डेट में भी, और आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सफ़र करते हैं, उनको स्किल लेबर्स नहीं मिलती है। तो कंट्री की असलियत ये है आज की डेट में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आज स्टूडेंट्स लोग आप बैठे हैं तो इस बात को समझ लें आप, जो बेरोजगारी के नाम से किसी बात पे मत जाइए। आज भी रोज के 4 लोग हमसे, मेरे से डेली 4 से 5 लोग बोलते हैं कि बंदा भेजो जॉब के लिए, कोई अच्छा लड़का भेजो। मतलब बेरोजगारी नहीं है, लड़के अच्छे नहीं मिल रहे हैं क्योंकि स्किल लड़के नहीं है, काम करने की इच्छा वाले लड़के नहीं है। तो आप सीखो बहुत, और सीखोगे और काम करने की इच्छा रहेगी तो जॉब की तो कोई कमी रहेगी नहीं, इस बात की गारंटी है। और मैं, कोई स्टूडेंट जितने भी बैठे उनमें से किसी को पूछना हो, बिल्कुल आगे जरूर पूछिए, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको कुछ, आइए आगे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। Sir, my question is how we arrange the capital investment at starting days of startup. If I want to do the startup, so how can I arrange the capital investment at the beginning of to run the startup? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आदर्श आपने। उज्जैन से हो आप, तो मेरे को एक डिटेल बताओ, स्टार्टअप किस चीज़ में करना चाहते हो? एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में स्टार्टअप करना चाहते हो कि कुछ प्रोडक्ट बनाने में करना चाहते हो? फार्मिंग में। तो खुद के इस जगह खेती करना चाहते हो ज़मीन पे, उसके लिए स्टार्टअप चाह रहे हो कि कुछ वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट बनाना चाहते हो? सर, खुद के वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट एज वेल एज बोथ, दोनों। ओके, सो जो एक ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है, बहुत कॉमन होता है यूथ केस में कि हम लोग शुरुआत कैसे करें, पैसा कैसे आएगा, किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, वो कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए आपको 2-3 चीज़ें करनी है। एक तो आप गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे जाओ, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत की आप वेबसाइट देखो जाके, वहाँ पर आपको मल्टीपल स्कीम्स के बारे में मिलेगा। जनरली क्या होता है, हम लोग रिसर्च नहीं करते चीज़ों के बारे में। आज सरकार ने इतनी स्कीम्स बना के रखी है, विशेषकर एग्रीकल्चर कैटेगरी में, और एग्रीकल्चर कैटेगरी में सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं, सब्सिडिकल इतने सारे प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इतनी स्कीम्स आए हुए हैं। तो एक आप नाबार्ड की वेबसाइट पर जाइए, उसके अलावा आप आत्मनिर्भर भारत की इस पे जाइए, तो उसमें आपको मल्टीपल चीज़ें मिलेगी। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में करना चाहते हो तो आपको नाबार्ड की बहुत सारी सब्सिडीज़ मिलेगी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट की स्कीम्स भी मिलेगी कि आपको कुछ ना कुछ वो हेल्प करेंगे आपका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। उसके अलावा आजकल बैंक्स भी इसमें बहुत मदद कर रही है आपको, जो ज़ीरो कोलेट्रल बेस्ड आपको लोन दे रहे हैं, जिसमें आपको कुछ भी गिरवी रखने की या मॉर्गेज रखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आई है जो आपको स्टार्टिंग में हेल्प करती है, लेकिन ये होता है कि आपको कुछ अमाउंट मिलेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ आप आपका बिजनेस मॉडल सक्सेसफुली रन कर रहे हो। तो एक तो तरीका ये हो गया कि हम लोग नेशनलाइज जगह से पैसा ले, गवर्नमेंट एजेंसीज से पैसा ले। दूसरा तरीका ये है कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें बोला जाता है एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो प्राइवेट लोग हैं बट आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है आपका आइडिया देख के। पहले आज से 15-20 साल पहले क्या हुआ था, लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2-3 जगह होती थी। एक होता था रियल एस्टेट में पैसा डाल दो, ज़मीन में या प्रॉपर्टी में डाल दो। दूसरी जगह हुई करती थी कि भाई स्टॉक मार्केट में पैसा डाल दो। तीसरी जगह हुआ करती थी कि बैंक में पैसा रख दो, एफडी पे। ये 3-4 एवेन्यूज़ होते थे इन्वेस्टमेंट करने के। अब आज की डेट में स्टार्टअप कैटेगरी आने से क्या हो गया, एंजल इन्वेस्टर स्टार्टअप में पैसा डालते हैं। क्यों डालते हैं कि भाई आज आप उनसे 100 रुपये ले रहे हो, वो आपकी कंपनी में आपसे 10% स्टेक ले लेंगे या 20% स्टेक ले लेंगे उतने में। आज से 5 साल बाद उनको आपके आइडिया पे अगर विश्वास है कि आपका आइडिया 100 रुपये का आप इसको 1 लाख का बना सकते हो, तो अगर मैंने 100 रुपये में आपसे 10% लिया है तो कितना हुआ, 10 रुपये हुए। ठीक है, 10 रुपये डाल के मैंने 10% ले लिया, आज आपको 100 रुपये की ज़रूरत थी। आपने 5 साल में अपनी कंपनी को 1 लाख का बना दिया, मेरा 10% कितने का हो गया, 10,000 रुपये का। तो ग्रोथ देख रहे हो कितने टाइम से, 10 रुपये का 10,000 बन गया। ये कोई भी कैटेगरी आपको नहीं दे सकती। इसलिए आज जिन लोगों को इन्वेस्ट करना है वो ढूंढते हैं कि कोई ऐसा स्टार्टअप आइडिया लेकर आए जिसमें हम लोग पैसा डाल सके। इसके लिए आपको स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन करने का, एंजल इन्वेस्टर को पिच करने का, उसको सपना दिखाने का कि भैया मैं तेरे 10 रुपये को 10,000 रुपये बना के दे सकता हूँ, ये काबिलियत मेरे अंदर में है। तो उसके लिए अगर आप कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट करना चाहते हो तो आपको एक प्रेजेंटेशन स्किल लानी पड़ेगी कि आपका डिफरेंशिएशन क्या है, 10 का 10,000 कैसे बनेगा। तो उसके में आपको एंजल इन्वेस्टमेंट का पैसा बहुत अच्छे से मिलेगा, क्योंकि पिछले 5 सालों में इंडिया में रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट हुआ है। और दूसरा अगर ट्रेडिशनल मेथड है तो नेशनलाइज स्कीम्स भी बहुत सारी है, शुरुआत आप वहाँ से करो और 1-2 साल में आपको लगता है कि आपका आइडिया अच्छा है तो फिर आप एंजल इन्वेस्टमेंट के लिए जाओ। वहाँ पर आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। थोड़ा सिटीज़ में जाना पड़ेगा। आज की डेट में नागपुर, भोपाल जैसी जगह में भी एंजल इन्वेस्टमेंट होना शुरू है।